नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस प्यारी सी सुबह की शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स के साथ। मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स वेब पर। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग आज अगले आने वाले कुछ मिनटों में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेंगे और साथ ही साथ में आपका होता है प्यारा सा मैप ऑफ द डे, जिसमें अभी फ़िलहाल हम लोग यूरोप कंटिनेंट में घूम रहे थे। ओके दोस्तों, तो आज है 10 जुलाई 2021। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैप ऑफ द डे के साथ। उसके बाद फिर हम लोग आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लेंगे। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो चैनल पर नए हैं, हमेशा की तरह ये रिक्वेस्ट होता है, लेकिन आप लोग मानते नहीं हैं। जो भी चैनल पर नए हैं गलती से भी, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते चलिए। उम्मीद मानिए कभी ना कभी आपका भला ज़रूर हो जाएगा। ओके, ये सा विश्वास रखिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए, बहुत सारी बातें हो गई, अब हम लोग चलते हैं मैप ऑफ द डे की ओर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोग यूरोप कंटिनेंट में चल रहे हैं और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम लोग बात करेंगे आज यूरेशिया के बारे में। ओके, यूरेशिया के बारे में बात कर लेंगे, मतलब यूरेशिया कंटिनेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें मेन रूप से मैंने आपको बताया था कि आज मैं रसिया के बारे में बात करूँगा। चूँकि रसिया दोस्तों एशिया में भी फैला हुआ है, यूरोप में भी फैला हुआ है। ये अपने आप को कहता है कि हम यूरोप में फैले हुए हैं। ऐसा क्यों कहता है भाई? क्योंकि इसकी जो राजधानी है मॉस्को, ये यूरोप कंटिनेंट में पड़ता है। और मैंने आपको बताया था कि इधर जो ये यूराल माउंटेन है उससे बटा हुआ है एशिया और यूरोप। ठीक है, तो ये जो रसिया है ये इंटर कंटिनेंटल कंट्री है। ओके, मतलब अंतर महाद्वीपीय देश है। ठीक है, तो रसिया के बारे में हम लोग बात करेंगे कुछ देर में। फिलहाल इसके कुछ फिजिकल बनावट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि यूरोप के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एक तो यूराल पर्वत है साइड साइड में, इसके बारे में तो मैंने आपको बताया ही कि जी हाँ, यूराल माउंटेन है। यूराल माउंटेन के साथ साथ एक यूराल रिवर भी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मैं विश्व के मैप की ओर चलता हूँ, फिजिकल वाला। देखिए दोस्तों, आप लोग पहुँच चुके हैं फिजिकल मैप की ओर, और मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि आप लोग ईजिली इसे देख पाएँ। तो ये देखिए दोस्तों, आपको एकदम यूराल माउंटेन दिख रहा होगा एकदम साफ से, है ना। तो यूराल माउंटेन के साइड साइड में एक रिवर बहती है जिसका नाम है यूराल रिवर। ओके, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, मैं इसी में बताऊँगा, इधर एक हिल है जिसका नाम है बलदाई हिल्स। क्या नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देगा कि बलदाई हिल्स है। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि इससे यूरोप की सबसे लंबी नदी, ठीक है, कौन सी? वोल्गा। पूछ देता है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वोल्गा है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा निकलती है कहाँ से? बलदाई हिल्स से। और जाकर ये गिरती कहाँ है दोस्तों? तो कैस्पियन सी में। ओके, और कैस्पियन सी के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है। बस सी जो नाम है ये आपको दिग्भ्रमित करने के लिए दिया हुआ है। ओके, तो वोल्गा रिवर जो कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, ये वल्दाई हिल से निकलती है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये यूरोप में पड़ता है रसिया में, लेकिन यूरोप में पड़ता है। और रसिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटर कंटिनेंटल है, इसलिए ये मेन रूप से मानता है कि मैं जो हूँ यूरोप का पार्ट हूँ, क्योंकि इसका जो कैपिटल है ये यूरोप में ही पड़ता है। ओके, तो इतनी सारी बातें हो गई इसके बारे में, और ज़्यादा कुछ तो इसके बारे में है नहीं। ऐसे में बताऊंगा आपको रूस के बारे में बहुत सारी बातें, लेकिन वो बातें की जाएगी कब? जब आप लोग पढ़िएगा एशिया की ओर। जैसे कुछ एग्जांपल देता हूँ कि क्या मैं उसमें बताऊंगा। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि जो रूस में है सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, 12 के आसपास टाइम जोन है। हाँ, फ्रांस में भी है, दोनों में इक्वल है। ओके सॉरी, रसिया में 11 है, सॉरी रसिया में 11 है, सबसे ज़्यादा फ्रांस में, यूएसए में सेम है। ओके, उसके बाद पोलर डे के बारे में बताऊंगा, पोलर नाइट के बारे में बताऊंगा। तो उसके बारे में तो मैं अभी भी बता सकता हूं, क्योंकि वो इसी रीजन में होता है। इस रीजन में दोस्तों पोलर डे और पोलर नाइट होता है। ठीक है, पोलर डे कब होता है कि 22 मई से लेकर 23 जुलाई के आसपास में पोलर डे होता है, और 2 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी के आसपास में पोलर नाइट होता है। पोलर डे में सिर्फ डे ही रहता है और पोलर नाइट में सिर्फ नाइट ही रहता है। ओके, तो ये सारी बातें हो गई। अब ज़्यादा कुछ बातें मैं नहीं करूँगा, आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। कल मैं बात करूँगा दोस्तों इन दोनों देशों के बारे में। इसको आइबेरियन कंट्री भी बोलते हैं, पुर्तगाल और स्पेन के बारे में कल बात किया जाएगा काफ़ी बढ़िया तरीके से। ओके, और पुर्तगाल और स्पेन के कुछ फुटबॉलर भी हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग कल चर्चा कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो आइए अब अपने करंट अफेयर्स के सेशन की ओर चलते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता रखा हूँ, सबसे पहले इटली के बारे में मैंने आपको बताया, उसमें कुछ ज्वालामुखी के बारे में बताया। आपसे एक प्रश्न है, आप शायद बता सकते हैं उस प्रश्न को, क्योंकि काफ़ी इजी प्रश्न है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर उस प्रश्न को बताइएगा। आपको बताना है कि भूमध्य सागर का लाइट हाउस किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। ओके, प्रश्न को ध्यान से समझिए कि भूमध्य सागर का लाइट हाउस किस ज्वालामुखी को कहा जाता है।
अब मैं ये तो हिंट दे दिया हूँ कि इटली के आसपास है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अब हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। उसके पहले दोस्तों आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न एक पुस्तक से संबंधित है। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? हु रोड द बुक द लाइट ऑफ एशिया? आपके ऑप्शंस है जयराम रमेश, अमिताभ घोष, विजय त्रिपाठी और किशोर राव। और इस प्रश्न की सही उत्तर है दोस्तों जयराम रमेश, ठीक है। जयराम रमेश जो है द लाइट ऑफ एशिया के लेखक हैं, ठीक है ना दोस्तों। एक देखिए, एक द लाइट ऑफ एशिया एक और है जो कि बहुत पुराना वाला है, आप उसके हो सके तो आप उसके राइटर कमेंट कर सकते हैं, ओके। लेकिन आपको ये बात भी पता ही होगा, यदि आप लोग हिस्ट्री थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, कि जो द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक है वो किससे रिलेटेड है? गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। जी हाँ, एकदम सही जवाब आप लोगों ने अपने मन में दिया था, ओके। आप थोड़ा सा बताओगे कि द लाइट ऑफ एशिया का जो सबसे पुराना है उसको कौन लिखे हैं? लेकिन अभी फ़िलहाल जो है उसको जयराम रमेश लिखे हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। जानते हैं इसके बारे में कुछ और बात, जयराम रमेश द्वारा लिखित द लाइट ऑफ एशिया नामक एक नई पुस्तक बुद्ध पर एक महाकाव्य जैव कविता की जीवनी है, ठीक है। तो जयराम रमेश साहब और द लाइट ऑफ एशिया बुक को आप लोग याद रखिएगा। फिलहाल हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगले प्रश्न में आपको ब्यूटीफुल विद्या बालन जी दिख रही होगी, ठीक है। देखते हैं प्रश्न आपसे क्या कहना चाह रहा है। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। द इंडियन आर्मी हैज नेम्ड वन ऑफ इट्स फायरिंग रेंज इन कश्मीर आफ्टर बॉलीवुड एक्ट्रेस। आपको नाम देना है किसके नाम पर रखा गया है। तो ऐश्वर्या राय बच्चन, या फिर प्रियंका चोपड़ा, या फिर दीपिका पादुकोण, या फिर विद्या बालन। दोस्तों एक ऑनर की बात है विद्या बालन के लिए, क्यों? क्योंकि भारतीय सेना ने कश्मीर में एक फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन के नाम पर रखा है, ओके। तो ये एक ऑनरी मोमेंट है विद्या बालन के लिए, ओके। देखते हैं कहाँ ये काम किया गया है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे आपको दिख रही होगी कि भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा है। विद्या बालन फायरिंग रेंज जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में गुलबर्ग में स्थित है, ओके। ध्यान रखिएगा। अच्छा, मुझे जम्मू कश्मीर और लद्दाख से फिर एक बात याद आ गई कि लद्दाख में दोस्तों यदि आपसे कभी पूछ दे गलती से कि हाँ भाई बताओ लद्दाख में कितने ज़िले हैं, तो आप लोग बताइएगा कि लद्दाख में 2 ज़िले हैं। लेकिन यही आपसे पूछ दे कि हाँ भाई जम्मू कश्मीर में कितने ज़िले हैं, तो बस जो 2 है ना उसको डबल कर दीजिए, मतलब कि 22 ज़िले जो है जम्मू कश्मीर में, जिसमें 20 तो अपने भारत में और 2 पीओके के अंतर्गत आते हैं, ओके। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी पीओके से रिलेटेड और लद्दाख से रिलेटेड क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहे तो जाकर सर्च करके देख सकते हैं, ओके। तो विद्या बालन के नाम पर फायरिंग रेंज का नाम रखा गया है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, किस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने बुलेटिन नामक प्रकाशन और सदस्यता टूल के एक सेट की घोषणा की है? विच डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज अनाउंस्ड अ सेट ऑफ पब्लिशिंग एंड सब्सक्रिप्शन टूल्स कॉल्ड बुलेटिन? आपके ऑप्शन है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, गूगल। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों फेसबुक। फेसबुक ने दोस्तों कहाँ, मेन रूप से ये फेसबुक जो है अमेरिका का, ये तो अमेरिका के लिए ज़्यादा निर्भर रहेगा। तो उसी के लिए देखिए क्या है कि इसका उद्देश्य जो है बुलेटिन नाम का एक जो लॉन्च किया गया है फेसबुक द्वारा, इसका उद्देश्य अमेरिका में स्वतंत्र लेखकों को बढ़ावा देना है, ओके। बुलेटिन में सामग्री के निर्माण, मुद्रीकरण और दर्शकों की वृद्धि पर केंद्रीय समर्थन शामिल होगा। इसमें सब्सक्रिप्शन वगैरह का भी झमेला आएगा, ओके। तो फिलहाल अभी अमेरिका में इसको लॉन्च किया गया है, शायद इंडिया के बारे में मुझे पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, ओके। तो बस ध्यान रखिएगा। और ट्विटर के बारे में तो आपको ध्यान रखना ही है कि ट्विटर जो है फिलहाल जो सारी नियम था, जो नए नए नियम आए थे उसको पालन नहीं किया था। ये हाई कोर्ट में भी गया था, लेकिन हाई कोर्ट से इसको जो थोड़ा बहुत क्या है, इसको मान लीजिए कि हार जैसा ही अभी है। अभी पूरा तरह से कंफर्म नहीं हुआ है हार, लेकिन इसे मानना पड़ेगा सारा रूल, नहीं तो इसको बहुत लॉस हो सकता है इंडिया में। किसको? ट्विटर को। और ट्विटर ने कुछ दिन पहले इंडिया में अपना एक अधिकारी भी नियुक्त किया था, आप लोग चाहें तो उनका नाम कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। अब फिलहाल अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने गुजरात में भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट डिजिटल सेंटर इन इंडिया इन गुजरात? आपके ऑप्शन से दोस्तों फ्लिपकार्ट, ना चलने वाला स्नैपडील, अमेजॉन और इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, A to Z, मतलब कि अमेजॉन, ओके। तो अमेजॉन ने भारत में गुजरात के सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है, ओके। इसका उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने किया, ओके। अमेजॉन के डिजिटल केंद्र क्या है दोस्तों? तो अमेजॉन का जो डिजिटल केंद्र है वो एक ऐसा केंद्र है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ई कॉमर्स के लाभों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करेंगे। देखिए दोस्तों, इंडिया में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में भारी टक्कर है। अमेजॉन कुछ बातें करता है,
तो फ्लिपकार्ट या तो उसकी सेम नकल करता है या फिर एक दो कदम आगे होकर वो कुछ और लॉन्च करता है। इसी कड़ी में आप लोगों ने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट अभी कुछ दिन पहले ही एक ऐप लॉन्च किया था, शॉप्सी करके किया था ना। तो इस तरह से दोनों में टक्कर होती रहती है। ठीक है, टक्कर में हम लोगों का फ़ायदा हो जाएगा तो अच्छी बात है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज इम्प्लीमेंटेड टच सिस्टम रिसेंटली? हाल ही में किस मंत्रालय ने स्पर्श प्रणाली लागू की है? आपके ऑप्शंस है आयुष मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रक्षा मंत्रालय। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श पेंशन प्रशासन रक्षा के लिए प्रणाली, रक्षा पेंशन की मंजूरी और संवितरण के स्वचालन के लिए एक एकीकृत प्रणाली लागू की है। तो सिंपल सा बात ध्यान रखिएगा, जो स्पर्श प्रणाली है इसका मेन रूप से ये जो पेंशन से रिलेटेड है। ठीक है, डिफेंस के क्षेत्र में जो पेंशन वगैरह का सिस्टम है उससे रिलेटेड है स्पर्श प्रणाली। ओके, और बाकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो राजनाथ सिंह के पास है, ये तो आपको पता ही होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, इसमें ज़्यादा कुछ बात है नहीं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है? इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट सैंड कोस्टल बिल्ट? आपके ऑप्शन से दोस्तों स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और नॉर्वे। ये सारे यूरोपियन कंट्री है और चूंकि हम लोग अभी यूरोप पढ़ रहे हैं तो ये सारों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। डेनमार्क के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, इसे पवन चक्कियों का देश कहा जाता है। ओके, तो पवन चक्कियों के देश में ही सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है, जिससे कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ इसे गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जोड़ा गया है। देखते हैं क्या है कुछ बातों को जो नीचे लिखी हुई है कि डेनमार्क में एक रेत के महल ने दुनिया के सबसे ऊंचा रेत महल होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। ठीक है, आगे बोलता है कि त्रिकोणमितीय आकार का रेत महल डेनमार्क के ब्लोखस शहर में बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 69.4 फीट है। यह नई संरचना 2019 में जर्मनी में 17.66 मीटर मापने वाले सैंड कास्टल द्वारा रखे गए पिछले रिकॉर्ड की तुलना में 3.5 मीटर लंबा है। ओके, तो इसके पहले जो था वो जर्मनी में था, लेकिन अब उसके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ये डेनमार्क में बनाया गया है। डेनमार्क में भी कहाँ? ब्लोखस में। ओके, और बाकी डेनमार्क आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है पवन चक्कियों का देश किसे कहा जाता है, तो आप लोग टिक करके आते हो डेनमार्क। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इंडियाज फर्स्ट मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर विल बी सेट अप इन विच सिटी? आपके ऑप्शन है गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर। ठीक है, तो जो कि गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, उधर ही भारत में पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारत में दोस्तों 35 से अधिक मध्यस्थता केंद्र है, हालांकि उनमें से कोई भी विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र से संबंधित नहीं है, इसलिए ये आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ने ये जो GIMSC है इसकी स्थापना के लिए गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, ये लाइन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना है कि भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र गुजरात की राजधानी गांधीनगर में बनाया जाएगा या स्थापित किया जाएगा। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न शायद आप लोग इनको जानते होंगे कि किस प्रसिद्ध बॉलीवुड पार्श्व गायक को दिल्ली हिंदी एकेडमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है? विच फेमस बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर हैज बीन मेड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली हिंदी एकेडमी? आप लोग लता मंगेशकर या आशा भोसले की ओर नहीं जाइए, ठीक है, स्वानंद किरकिरे की ओर आइए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्वानंद किरकिरे। इन्हें नियुक्त कौन किया है भाई? तो जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, इन्होंने ही इन्हें नियुक्त किया है। ओके, मतलब दिल्ली सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है दिल्ली हिंदी एकेडमी का उपाध्यक्ष, और मनीष सिसोदिया द्वारा बताया गया कि हाँ भाई जब ये जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा ही इनके अनुभवों से। ठीक है, बाकी बातें नीचे लिखी हुई है, आप लोग राम कहानी पढ़कर जान सकते हैं। बस मेरी बात ये है कि दिल्ली हिंदी एकेडमी का उपाध्यक्ष स्वानंद किरकिरे को बनाया गया है। ओके, और आशा भोसले का नाम आते ही एक अवार्ड का नाम याद आता है, महाराष्ट्र भूषण या महाराष्ट्र रत्न, ऐसा करके कोई अवार्ड था, उस अवार्ड से सम्मानित किया गया है आशा भोसले को। ओके, कंफर्म नहीं हूँ, आप अवार्ड का नाम नहीं लिखिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मोदी जी के कैबिनेट में सफलिंग हुई है, तो इसी तरह से कुछ थोड़ा सा चेंजेस श्रीलंका के कैबिनेट में हुआ, देखा देखी कर लेता है ना। तो देखते हैं उसके बारे में क्या बात है कि श्रीलंका देश के नए वित्त मंत्री निम्न में से कौन बन गए हैं? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द न्यू फिनांस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ऑफ श्रीलंका? तो भाई राजपक्षे भाई जो है ना कमाल मचाए हुए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा उसके लिए हम लोग ऑप्शन की ओर चलते हैं। महिंदा राजपक्षे, बासिल राजपक्षे, चमल राजपक्षे, नमल राजपक्षे। ओके, तो चमल नमल नहीं, महिंदा राजपक्षे तो जो है ही पहले से। बासिल राजपक्षे को नया वित्त मंत्री बनाया गया है।
3 राजपक्ष, कोई राष्ट्रपति है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई वित्त मंत्री है। कौन कौन? महिंद्रा, गोटाबाया राजपक्षे और बासिल राजपक्षे। ठीक है, महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री, बासिल राजपक्षे वित्त मंत्री और गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति है। ठीक है दोस्तों, तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के सबसे छोटे भाई बासिल राजपक्षे के वित्त मंत्री की पद की शपथ लेने के साथ ही सरकार में राजपक्षे परिवार की पकड़ और मजबूत हो गई है। एकदम पूरी तरह से पूरे भाई मिलकर पूरे सरकार को चलाने में लग गए हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलिए इसमें और ज़्यादा कुछ बातें हैं नहीं जानने को, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि उनमें से किस राज्य सरकार ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व चर्चा में था, उसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले प्रश्न को कंप्लीट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज प्लान टू डेवलप अ टाइगर कॉरिडोर कनेक्टिंग रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व एंड मुकुंदरा टाइगर रिजर्व? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों राजस्थान। ठीक है, अभी राजस्थान में हाल फिलहाल ही रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बनाया गया है और बाकी रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ, ये तो आपको पता ही होगा। ओके, तो रणथंभौर, रामगढ़ और मुकुंदरा ये तीनों को जोड़कर राजस्थान सरकार ने प्रपोजल रखा है कि हमें कॉरिडोर विकसित करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा दोस्तों मुकुंदरा के बारे में कि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ओके, तो ये सारी बातें तो होती ही रही। तो इसी बीच 2021 का हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आ गया है, तो अब इसके बारे में भी जानना पड़ेगा कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। अकॉर्डिंग टू द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 रिपोर्ट, विच कंट्रीज पासपोर्ट इज द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड? और पिछले साल की तरह इस साल भी जापान टॉप पर है। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत थी ही नहीं, तो जापान इसमें टॉप पर है। देखते हैं कुछ और बातों को कि क्या है कुछ और बात जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा ऊपर इसको किया जाए तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की बस 2021 की रैंकिंग आ गई। ठीक है, इस लिस्ट में जापान को सर्वोच्च स्थान मिला है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। सेकेंड पर सिंगापुर और थर्ड पर जर्मनी और दक्षिण कोरिया है। ठीक है, सबसे खराब पासपोर्ट मतलब सबसे लास्ट पर अफगानिस्तान है, सीरिया, इराक और पाकिस्तान है। ओके, और भारत इस सूची में 90 स्थान पर है, 90 स्थान पर है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे प्रश्न भी देखे गए हैं एग्जाम्स में, तो आई होप कि आप लोग इसे याद रखिएगा। टॉप पर जापान और भारत 90 में सब है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि आईसीसी ने सीईओ मनु साहनी को उनके पद से हटा दिया है, उनकी जगह किसे नया सीईओ नियुक्त किया है? तो मनु साहनी हटाया गया है नहीं, ये खुद इस्तीफा दे दिए थे। ओके, तो द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज़ रिमूव्ड सीईओ मनु साहनी हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ। तो आईसीसी ने जियोफ अलार्डिस को, किन्हें? जियोफ अलार्डिस को नए सीईओ बनाया है आईसीसी का। ओके दोस्तों, और हाल फिलहाल में बहुत सारी चेंजेज हुई है, तो आप लोग बताइएगा थोड़ा सा कि गैरी क्रस्टन न्यूजीलैंड के हैं ना, इन्हें भी कुछ बनाया गया आईसीसी में, तो आप लोग बताइएगा उनका पोस्ट का नाम। ओके, मैं थोड़ा सा इधर उधर करते रहता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ओके ना दोस्तों, तो ये हैं जियोफ अलार्डिस साहब और इन्हें हाल फिलहाल में आईसीसी का नया सीईओ बनाया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत और ने किस देश के साथ रेल सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया है साइंड रेल सर्विस एग्रीमेंट विद विच नेशन? आपके ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, सारे के सारे पड़ोसी देश। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों नेपाल। ओके, भारत और नेपाल ने 9 जुलाई को भारत नेपाल रेल सेवा समझौते को संशोधित करने के लिए एक विनिमय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जो भारतीय रेलवे माल सेवाओं के माध्यम के माल आयात और निर्यात की सुविधा प्रदान करेगा। ये सारी बातें तो हो गई, अब रेल की बातें हो रही है तो रेल मंत्री की 2 बातें होगी, तो मैं नहीं बताऊँगा, चलिए मैं ही बताता हूँ। अभी नए हैं, अश्विनी वैष्णव साहब रेल मंत्री हैं। आप लोग बताइएगा कि रेलवे बोर्ड के सीईओ वर्तमान में कौन है? ठीक है, विनोद कुमार यादव तो सबसे पहले रेलवे बोर्ड के सीईओ थे, वो अभी वर्तमान में कौन है वो आपको कमेंट करके बताना है। ओके, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर, क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की ओर, उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर चलेंगे। तो मोदी गवर्नमेंट में सफलिंग हुई, तो उसमें पूछ रहा है आपसे प्रश्न कि भारत में नए कानून मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लॉ मिनिस्टर इन इंडिया। तो दोस्तों किरण रिजिजू को नया कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, ये पहले खेल मंत्री थे। ठीक है, तो आप में से कुछ लोगों ने सही सही उत्तर दिया, इसी तरह से आप लोग उत्तर देते रहिए। हम लोग फिलहाल चलेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर कि हाल ही में भारत के किस राज्य में जीका वायरस के मामले सामने आए हैं? और एक नहीं, 2 नहीं, 10 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं।
आपके ऑप्शन से गोवा, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कमेंट डाउन कर दीजिए। ओके, और ये भी बताइए कि जीका वायरस का पहला केस किस देश में आया था। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। सेशन के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिवम मिलता हूँ अगले दिन अगले वीडियो में, मंडे को मिलूँगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। शिवम साइनिंग ऑफ।